नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भारत की लोक कला के बारे में। और ऐसे में जब लोक कला की बात करते हैं तो हम आम जनता की उस कला की बात करते हैं जो जनता के मानस में या जन संस्कृति में गहराई से बैठी हुई है। और ऐसे में हम जब देखते हैं तो भारत की लोक कला में आर्यों के आगमन से पूर्व की जो बात है उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। और ऐसे में यहाँ पर भारत में जब लोक कला है तो तंत्र शक्ति, वैष्णव, बौद्ध जैसे संप्रदाय जो हैं उनका जो जीवन की विशेषता है या हम कहें कि उनके जीवन जीने का तरीका है वह भी लोक कला में देखने को मिलता है। ग्रामीण समाज की कला और शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकताएं जो है, जैसे कि वो लोग जीवन में उत्सव, त्योहार, नृत्य या और भी हम ऐसी बातें कहें तो सारी ही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में लोक कला न केवल आदमी या व्यक्ति कलाकारी के रूप में लेता है बल्कि कर्मकांड और अनुष्ठान में भी लेता है, तो उपयोगितावाद के रूप में भी लेता है और व्यक्तिक रूप में भी लेता है। तो ऐसे में कर्मकांड में जो विविध कर्मकांड होते हैं उसमें कलाओं का निर्माण किया जाता है, अनुष्ठानों में बनाई जाती है, जैसे सांझी और इस तरीके की जो कलाएं हैं। इसके अलावा उपयोगितावादी बहुत सी लोक कलाएं ऐसी है जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण को लिए है और मानव के जीवन में नया प्रभाव लाती है। तो कुछ है वो व्यक्तिक है। खैर, कर्मकांडी लोक कला की बात करें तो पट्टचित्र, पिछवाई, अल्पना, कोलम जैसी जो लोक कलाएं हैं इनका संबंध धार्मिक अनुष्ठानों से है, तो इन्हें हम कर्मकांडी लोक कला के रूप में भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बात देखने को आती है कि लोक कला का प्रशिक्षण नहीं होता, ये ग्रामीण कलाकारों द्वारा बनाई जाती है। और प्रशिक्षण का अर्थ है औपचारिक प्रशिक्षण, मतलब कि जैसा कि ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके का नहीं है और पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाने वाली कला है। हड़प्पन संस्कृति से लेकर पक्की मिट्टी के खिलौने की परिकल्पना से में मुश्किल से कोई परिवर्तन आया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में भी हम देख सकते हैं खिलौने बनते थे और मिट्टी के खिलौने बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं। तो लोक कला में ये एक जो प्रभाव है वह देखा जा सकता है। कुछ लोक कलाकारों ने पुरानी शैली में कुछ नए प्रयोग जरूर किए हैं, लेकिन फिर भी लोक कला का जो भाव है, मूल भाव है, सरलता है, सहजता है, वो देखने को मिलती है। नवीन प्रयोग मधुबनी चित्रकला, कंथा, कालीघाट पर चित्रों के मोटिफ में दिखाई देते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर कोलम जो है, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है कोलम का, तकरीबन रंगोली और अन्य जो हम रंग लेते हैं जो कि धूली रंग कहलाते हैं, चूर्ण में होते हैं, उनसे बनी वाली कला है। तो ऐसे में कलम से फर्श पर की गई चित्रकारी, जिसे हम कोलम के नाम से जानते हैं, यह चावल की पिट्ठी और रंग से की जाती है। तमिलनाडु के तंजावुर के पास एक बस्ती है जहाँ पर यह की जाती है, इसे कोलम शैली कहा जाता है। तो यह एक कोलम शैली के बारे में हमें याद रखना है। भारत में हर एक भाग की अपनी लोक कला है, जैसे अल्पना, रंगोली, कोलम, सांझी। और ऐसे में दक्षिण भारत में जब पोंगल होता है तो पोंगल जो मनाते हैं उसी के साथ कोलम को जोड़ते हैं। और अन्य त्यौहार में भी है, वहाँ पर भी इस तरीके की जो आकृतियाँ हैं जिसमें चावल की पिट्ठी और रंग काम में लिए जाते हैं और आकृतियाँ बनाई जाती है, तो ये देखने को मिलती है। कॉलम के डिजाइन की बात करें या मोटिव की बात करें तो ये पारंपरिक प्रकृति से जुड़े हुए हैं या प्रकृति से जुड़े हुए फूल और ज्यामितीय आकारों से जुड़े हुए हैं। अब ऐसे में कोलम है क्या? तो कोलम में जो मोटा चावल होता है उसको पीसकर उसका पाउडर बना के अंगूठे और आटू की अंगुलियों के बीच पकड़कर कलाकार रचना करते हैं और कलाकार का हाथ घूमता है और चावल के पाउडर को फर्श पर पूर्व निर्धारित आकृति के अनुसार गिरने दिया जाता है। अब ऐसे में जब चावल का पाउडर लगातार बिना किसी रुकावट के गिरता है तो एक आकृति जो स्पष्ट बनती है और आकर्षक बनती है। कॉलम गृहिणियों के द्वारा बनाए जाते हैं। यह कलाकार की स्वतंत्र हाथ से रचना करने की कौशलता को दर्शाते हैं। युवा लड़कियां अपनी माँ, दादी, नानी से यह कला सीखती हैं। अब ऐसे में कॉलम चित्रकारी के बारे में यदि प्रश्न आ जाए कि कॉलम चित्रकारी में मुख्य डिजाइन और मोटिव के बारे में विशेष रूप से बताइए, तो फलों एवं ज्यामितीय रूप का अंकन देखने को मिलता है। असल में ये फूल है। देश में फर्श पर सजावट के
कुछ प्रसिद्ध नमूनों के बारे में बताइए। तो अल्पना, रंगोली, कोलम, सांजी ये अलग अलग है। और कोलम किसका प्रतीक माना जाता है? तो भाग्य एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक और जो है फुलकारी। फुलकारी जो है यह कपड़े पर बनती है, चादर पर बनती है और कपड़ों की कढ़ाई से जुड़ी हुई है। रंगीन धागों से जब कपड़ों की कढ़ाई की जाती है तो इसे फुलकारी कहा जाता है। फुलकारी का अर्थ होता है फूलों का काम, मतलब कि फूल जैसी आकृतियाँ या फूल से जुड़ा हुआ है। यह बंगाल की लोक कला है और इसमें मूल पारंपरिक ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण किया जाता है। साथ में ही पीले और सफ़ेद रंग के धागों से लाल कपड़े को कढ़ा जाता है और ऐसा करने पर एक आकर्षक आकृति कपड़े पर बन के आती है जिस पर सितारे भी लगे होते हैं। और ऐसे में ज्यामितीय चौकोर और त्रिकोणीय आकृति से युक्त यह कपड़ा बहुत ही आकर्षक लगता है। तो फुलकारी हमको ध्यान रखना है, बंगाल की कला है और जिसमें फूलों का काम किया जाता है। फूलों का काम मतलब कि क्या? तो ऐसी आकृतियाँ जिसमें फूल के होने का आभास होता है। पीले और सफ़ेद रंग के धागे से लाल कपड़े पर इसका काम किया जाता है। इसमें महिलाएं पहले अलग अलग हिस्से को बाहरी रूपरेखाओं को सुई से उभारती है और एक निकटवर्ती दूसरे हिस्से को विरोधी रंगों से भरती हैं, मतलब कि आकृति बाहर उभर कर आ जाती हैं। जो आकृतियाँ बनती है वो ऊर्ध्वाकार भी होती है और क्षैतिज धागों से भी होती है, बहुत ही आकर्षक होती है। और कलाकार साधारण मोटिव के साथ साथ विस्तृत मोटिव का भी कभी कभी प्रयोग करते हैं। अब फुलकारी चित्र में किस प्रकार के आकार प्रयोग किए गए? तो ज्यामितीय आकार प्रयोग किए गए हैं। दर्शाई गई फुलकारी में मूल प्रारूप में क्या दर्शाया गया है? बड़े सितारे से के चारों ओर छोटे सितारे दर्शाए गए हैं। कपड़े, इसमें क्या किया जाता है? तो कपड़े पर कढ़ाई की जाती है रंगीन धागों से। हमको ध्यान रखना है फुलकारी का संबंध बंगाल से है और उसके पहले हमने जो देखी थी कोलम, जिसका संबंध तमिलनाडु से है। अगली एक और है कांथा। अब ये कांथा जो है वो बंगाल की है, हमेशा परीक्षा में पूछी जाती है। यह भी रेशमी कपड़े पर रंगीन धागों से कढ़ाई से संबंधित है। और इसमें कांथा एक प्रकार की साड़ी है जो विशिष्ट पारंपरिक शैली व तकनीक से सिली होती है। मोटिव विभिन्न प्रकार के पशु व मानवीय आकार के होते हैं। इसमें साड़ी में गुलाबी रंग के आधार को विभिन्न रंगों के धागों से चेन स्टिच पद्धति से कढ़ाई की जाती है। राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति घोड़े पर बैठा है और उसके सिर पर छाता लगा है, ऐसी आकृति यहाँ पर बनाई गई है, आप देख सकते हैं। मतलब कि रेशमी कपड़े पर धागे से, रंगीन धागे से बनाई गई आकृतियाँ, बहुत ही सहज और सरल आकृतियाँ। तो ये कांथा की विशेषता है और कांथा बंगाल की है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कांथा बंगाल, कोलम तमिलनाडु और फुलकारी, इन तीनों को ध्यान रखना है। और इसमें कालीघाट के चित्रों का प्रभाव देखने को मिलता है। बंगाल में कढ़ाई और रजाई जो है उसकी जो तरीका है उसी को कांथा कहते हैं। पहले तक यह साड़ी और धोतियों पर बनाई जाती है, प्रयोग न कर रहे हैं ऐसी, और यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। कांथाओं के मोटिव डिजाइन ग्रामीण प्राकृतिक दृश्यों, कर्मकांडियों और धार्मिक क्रियाओं, नित्य प्रयोग आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहारों, सर्कस और अन्य मनोरंजन दृश्यों, खेलकूद और अन्य ऐसी घटनाएं जो मानव से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि अपने आसपास में जुड़ी हुई है, इन सब का अंकन यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब हम इसको देखते हैं तो पता चलता है कि कांथा को बनाने वाले कलाकार बहुत ही बारीक निरीक्षण करते हैं वस्तुओं का और उसका निर्माण करते हैं। तो ऐसे में यहाँ प्रश्न कुछ दिए गए हैं। कांथा साड़ी में प्रयोग किए गए मोटिफ के बारे में बताइए। तो पहले ही कह दिया कि पशु, मानव आकृतियाँ या इसके अलावा भी ऐसी सहज आकृतियाँ जो मानव को देखने को मिलती है वो बनाई जाती है। कांथा में घोड़े के ऊपर बैठी आकृति जो है वह राजा जैसी दिख रही है जो छतरी लेकर बैठा है। कौन से कलाकार कांथा कढ़ाई करते हैं? तो कांथा लोक कला है और इसे लोक कलाकार बनाते हैं। अब ऐसे में ध्यान रखना कि प्रसिद्ध लोक कलाएं हैं, जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कुछ प्रसिद्ध लोक कलाओं के नाम लिखिए, तो कलमकारी, कोलम, मधुबनी, कालीघाट, फुलकारी, कांथा, सांजी जैसी जो विविध है उनके नाम लिखने हैं। फर्श पर किए जाने वाले कोलम तथा कपड़ों पर कढ़ाई किए जाने वाले कांथा एवं फुलकारी, ये ध्यान रखना है। कोलम किस पे किया जाता है? फर्श पर। चावल की जो भूगा होता है, चावल का आटा होता है, उससे
किया जाता है। और कांथा और फुलकारी जो है वह कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। मधुबनी, कालीकाट, पट्टचित्र और कोलम, यह भी अलग अलग चित्र शैलियाँ हैं। इसके अलावा लोक कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी समान मोटिफ एवं डिजाइन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा बहुत नया बदलाव आ सकता है, लेकिन आमतौर पर यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है और आकर्षक रूप में अपनी भावनाओं का संप्रेषण और अपने जीवन स्तर में कुछ मनोरंजक बातों को सामने लाना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये था भारत की लोक कलाएँ। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आप निश्चय ही आपको ये जानकारियाँ पसंद आ रही हैं। ऐसे में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी इसके लिए मोटिवेट करें ताकि टीम की मेहनत सार्थक हो सके।